नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और मेरे साथ हैं ब्रिज द्विवेदी। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव के बारे में। महाराष्ट्र में जो जीत के आंकड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं विदर्भ से होकर गुजरते हैं। विधानसभा में 288 सीट है, उसमें विदर्भ का क्या रोल रहता है, ब्रिज द्विवेदी हम आपसे पूछना चाहेंगे। जैसे विदर्भ की बात है तो 288 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव जी है, विधानसभा सीटें हैं 288। उसमें अगर विदर्भ की बात करें तो वहां पर 62 सीटें हैं। जी तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 288 सीटों में से 62 सीटें सिर्फ विदर्भ इलाकों से आती है, मतलब बहुत ज्यादा महत्व है। जी क्योंकि ये सीट्स ऐसे हैं जो निकालता है उसकी सरकार बनने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। जैसे लोकसभा में देखा जाए उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से रोल रहता है, हाँ, वैसे ही विदर्भ का भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में रोल रहता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, तो हम पूछेंगे ये जो विदर्भ का इलाका है, हम्म। इसमें कौन-कौन से बड़े राजनेता मतलब शामिल हो जाते हैं? लगभग सभी जितने भी बड़े नेता हैं विदर्भ साइड से ही आते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो दबदबे की बात है तो अलग अलग लीडर्स अपने अपने क्षेत्रों में दबदबा रखते हैं। जी, सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर नागपुर भी जगह है, जो नागपुर आता है, बिल्कुल। आरएसएस का मुख्यालय है। तो आप इससे समझ लेते हैं कि बीजेपी के लिए विदर्भ काफी ज्यादा महत्व रखता है। अगर बीजेपी को सत्ता में आना है तो विदर्भ से ही होके गुजरना हाँ, होगा। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी विदर्भ से अपनी सीट से चुनाव लड़ेंगे, जी, नाना पटोले चुनाव लड़ने वाले वहीं वहीं से। तो आप इससे रामदास अठावले भी वहीं से चुनाव लड़ेंगे। जी, जी। तो आप देखिए जितने भी बड़े-बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे विदर्भ जितने से, भी बड़े चेहरे हैं वो वहीं से चुनाव वहीं से लड़ना चुनाव चाहेंगे। लड़ेंगे। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि विदर्भ की लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। अच्छा, तो विदर्भ में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहती है वो किसकी रहती है? अब तक तो बीजेपी की थी, मतलब जैसे आप 2014 की बात करें जी, तो 62 सीटों में से लगभग 44 सीटें बीजेपी ने निकाला था। जी। और इसके अलावा उसमें 6 विधानसभा सीटें ऐसी थी, मतलब आप समझिए 44 निकला। उसके बाद 2019 में 15 सीटें कम हो गई, 29 सीटें ही निकाल पाई अच्छा, बीजेपी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 सीटों का लॉस ऑलरेडी बीजेपी ने झेल लिया है, मतलब पहले अच्छा, ही। और लोकसभा की बात करें तो 10 सीटों में से सिर्फ 2 निकाल पाई थी। अच्छा। मतलब बीजेपी का यहाँ पर दबदबा था, लेकिन अब डाउनफॉल दिखता नजर आ रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है वोट बैंक का वहां पर। जैसे अच्छा, आप जो मैं उसके जो सियासी समीकरण है मैं आपको बता देता हूँ, उसके वोट बैंक के एग्जैक्टली क्या है। जी, इसमें जो जातीय समीकरण है उसमें है दलित, ओबीसी और आदिवासी, ओके, ये और किसान। जो किसान है, दलित है, ओबीसी, आदिवासी है, ये प्रमुख वोटर्स हैं इस एरिया में। यहाँ पर एनसीपी का भी दबदबा काफी ज्यादा है, शिवसेना का भी है। जी, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो वोटर्स हैं, रामदास अठावले जो आरपीआई पार्टी है, वो बीजेपी से अलायंस थी, जी। उसी से कनेक्टेड है अभी भी। तो उस चुनाव में फायदा ये होता है बीजेपी को कि जो दलित वोट्स हैं वो बीजेपी को मिल जाते हैं। अच्छा, इसी का फायदा था, बीजेपी अब तक जी, इतना ज्यादा दबदबा वहां पर रखती है, लेकिन अब कुछ हद तक जो दलित वोटर्स हैं जी। ये इधर उधर कटने लग गए तो हैं। जो पहले जातीय समीकरण होता था वो कहीं न कहीं अब हटता दिखाई दे रहा है। अरे लेकिन इसमें और भी दूसरे समुदाय भी हैं, जैसे ओबीसी में भी दो है समुदाय, जी, कुनबी और तेली। तो अच्छा, कुनबी जो है कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है और तेली बीजेपी का। अच्छा, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कांग्रेस भी है डीएमके की तरह यहाँ पर काम कर रही है। जैसे दलित, मुस्लिम और कुनबी जी, एक कम्युनिटी को टारगेट करके कांग्रेस अपना कर रही है, वही बीजेपी जो है ओबीसी के कुछ जी, है, और दलित का जो है रामदास अठावले की मदद से जी। दलित वोट बैंक भी ले रही है। तो दोनों साइड बैलेंस है, लेकिन डाउनफॉल तो बीजेपी का हुआ है पहले से, आप अच्छा, कंपेयर अच्छा। करेंगे तो पूरा। अगर हम देखें तो अगर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपनी रैलियों में अब भाषण देना चालू किया है, हाँ, तो कहीं न कहीं वो पूरे बीजेपी को और जो मतलब एकनाथ शिंदे की जो मतलब शिवसेना है, हम्म। उसको भी टारगेट करते दिखाई दे रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? आप यहाँ पर जो सीटों की बात आप कर रहे थे और टारगेट करने की बात है, तो जी, मैं आपको बता दूं जो 62 सीटें हैं जी, उसमें 35 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा टक्कर है अच्छा, विदर्भ के क्षेत्रों में। जी, और उसके अलावा जो सीटें हैं, कुछ 6 विधानसभा सीटें ऐसे, जैसे शिवसेना भी दो गुट हो गया, जी। तो उद्धव और एकनाथ शिंदे की एकनाथ शिंदे शिवसेना हो गए, के हाँ। सेम एनसीपी के साथ ही है। इसमें इसका मतलब ये है कि आपस में ही सब लड़ने वाले हैं। अभी तो कौन कन्फ्यूज़न जीतेगा? कन्फ्यूज़न पैदा हो बहुत गया है कि बहुत कौन ज्यादा। किसको वोट देगा। हाँ, बहुत ज्यादा। और तो अभी वो देखने लायक होगा कि कौन किस पर भारी अच्छा, अच्छा, पड़ता तो है। हम ये भी पूछेंगे कि जैसे एकनाथ शिंदे हैं, हाँ। उन्होंने जिस तरीके से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई
और वो जो मतलब चुनाव चिन्ह था वो भी उनके नाम कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एलिगेशन लगाए जाते हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से, और अभी अपनी रैलियों में भी वो सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं बिल्कुल कि असली और नकली पे भी वो आ गए बिल्कुल। हैं। असली नकली की लड़ाई और विश्वासघात की भी लड़ाई जी है जी जी बिल्कुल। कि हम असली शिवसेना है। उद्धव का कहना है कि इन्होंने विश्वासघात किया जी शिंदे ने, और हमारे विधायक ले गए, हमारी पार्टी को हाँ, तोड़ा, हमें बर्बाद किया। ऐसे आरोप लगते रहते हैं। और खैर, मतलब वो कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेलते दिखाई दे रहे हैं। इमोशनल कार्ड खेलना भी पड़ेगा, क्योंकि अच्छा इसका फायदा भी मिल रहा है। जी जहां तक अब तक जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उसके मुताबिक ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे इस चुनाव में जी। दबदबा अपना दिखा रहे हैं। तो मतलब उद्धव ठाकरे का दबदबा इस टाइम दिखाई दे रहा है, इस टाइम और दिखाई दूसरी दे रहा तरफ है। एकनाथ शिंदे का क्या रोल है इस टाइम? अब देखना ये होगा कि विधानसभा में, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जी दो ऐसे लीडर्स हैं जो अलग हुए, तो दोनों जन को साबित भी करना होगा कि हम कितने ताकतवर हैं, तो उन्हें अपनी सीट्स निकालनी होगी ज्यादा से ज्यादा। जी जी। ये दोनों जन के ऊपर दांव लगा है। अगर हम अभी देखें, रिसेंटली अभी हरियाणा में भी चुनाव हुए थे, हम्म और वहां पे कांग्रेस जो थी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में दिखाई जा रही थी, हम्म आखिरी तक दिखाई गई थी। ऐसे ही अभी हमें उद्धव ठाकरे का भी दिखाई दे रहा है। नहीं, आप हरियाणा को अलग करिए, क्योंकि महाराष्ट्र और वहाँ की पॉलिटिक्स में बहुत डिफरेंस है। अच्छा अच्छा। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें, जी उद्धव दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मराठियों के बीच बीच सहानुभूति होती जी वो जी। उन्हें मिल रही है। अच्छा अच्छा। लेकिन कौन जीतेगा ये कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि शिवसेना जब बढ़ गई, जी एनसीपी बढ़ गई है, कांग्रेस का अपना है, बीजेपी का जी ही, तो अब ये दोनों पार्टियों में से कौन ज्यादा सीट्स लेके आता है। बिल्कुल और ये बिल्कुल। जो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार है, इनका रोल बहुत एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितनी सीट्स लाएंगे उसी पर तय होगा कि बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। हमने देखा है जैसे मराठी बोलने वाले लोग हैं जो, वो 69% है महाराष्ट्र बिल्कुल। में, और 31% अदर्स हैं। हाँ तो कहीं ना कहीं जो मराठी हैं वो उद्धव ठाकरे की तरफ दिखाई दे रहे हैं जाते हुए। हाँ, क्योंकि मराठा वोट बैंक है, इमोशनल कार्ड भी खेला है उन्होंने। जी। हालांकि एकनाथ शिंदे भी महाराष्ट्रियन ही है, तो उतनी कोई वो नहीं है, लेकिन ज्यादा जो इमोशनल शिवसेना, कार्ड की हाँ, वजह से उस कहीं चीज ना पे तो कहीं कहीं उस ना पे कहीं। मतलब डेंट पड़ रहा है। हाँ, मतलब क्योंकि जो उनकी जो छवि है हाँ, एकनाथ शिंदे की, वो धूमिल करने की कोशिश की जा कोशिश। रही है। लेकिन जो विदर्भ की बात आप कर रहे थे, तो जी उसमें ना जो नेता है बहुत बहुत, जैसे देवेंद्र फडणवीस है, जी। वहां से चुनाव लड़ने वाले, उनकी भी मतलब इम्तिहान ही एक तरह से कह सकते पूर्व हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनका हाँ, अपना एक अलग दबदबा है। और इसके अलावा रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री हैं, उनका जी भी यहाँ पर है। साथ ही नाना पटोले जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं, जी। प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी दांव लगा है। तो कई दिग्गज नेता वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि बिल्कुल। महाराष्ट्र में कौन जीतता है और कौन अपना दबदबा बना के रखता है। इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।